नमस्कार। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, क्या भारत सच में एक आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है? देखिए, इस सवाल का जवाब कई जटिल आंकड़ों में छिपा होता है। लेकिन एक आंकड़ा ऐसा है जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां कर रहा है, और वो है भारत का एक्सपोर्ट। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। ये जो ग्रोथ की बातें हम सुनते हैं, क्या उनमें वाकई दम है? देखिए, इसको नापने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि दुनिया हमसे यानी भारत से कितना सामान और सर्विसेज खरीद रही है। और जो नए आंकड़े आए हैं ना, वो इसका जवाब देने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए सीधा नंबर्स की बात करते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारत ने गुड्स और सर्विसेज मिलाकर करीब-करीब $791 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट किया है। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये ग्रोथ की रफ्तार भी दिखाता है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 5.79% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। ऐसे में ये आंकड़ा इंडियन इकोनॉमी की मजबूती को दिखाता है। तो इन नंबर्स का मतलब ये है कि भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये रिकॉर्ड बना कैसे। देखिए, ये परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है कि जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आया है, उसमें भी इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हाईलाइट किया गया है। ये सर्वे भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद की बात करता है, जिससे इन आंकड़ों पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है? कौन से वो पिलर्स हैं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया? आइए अब उन्हीं को देखते हैं। इस ग्रोथ की सबसे खास बात है इसका बैलेंस। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट है। जहां एक तरफ गुड्स का एक्सपोर्ट यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स लगभग $403 बिलियन का रहा, वहीं दूसरी तरफ सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी पीछे नहीं था। वो भी करीब $388 बिलियन पर पहुंच गया। मतलब दोनों का लगभग बराबर का हिस्सा है, जो एक बहुत ही हेल्दी ग्रोथ का साइन है। अब अगर हम सामान के एक्सपोर्ट की बात करें तो देखिए, इंजीनियरिंग, फार्मा, पेट्रोलियम जैसे हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन असली गेम चेंजर बनकर उभरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन चुका है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी पहली बार 23,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की, जो हमेशा से भारत की एक बड़ी ताकत रहा है। इसमें भी आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का दबदबा कायम है। कुल सर्विस एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा का हिस्सा इन्हीं का है। इसके अलावा मैनेजमेंट कंसल्टिंग और जो भारत में तेजी से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज खुल रहे हैं, वो दुनिया में भारत को एक नॉलेज हब के तौर पर और भी मजबूत कर रहे हैं। तो हमने आंकड़े देख लिए, ग्रोथ के कारण भी समझ लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस ग्रोथ का मतलब क्या है? ये इतने जरूरी क्यों है? आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट का सीधा सा मतलब है अपने देश में बना सामान या दी गई सर्विसेज को दूसरे देश में बेचना। और जब ऐसा होता है तो देश में विदेशी करेंसी आती है। और जब ये फॉरेन करेंसी देश में आती है ना, तो एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। इससे हमारा रुपया मजबूत होता है, इकोनॉमी में स्थिरता आती है, और सबसे जरूरी बात, देश में नौकरियों के नए मौके बनते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक्सपोर्ट में ग्रोथ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है। ये बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी हेल्दी और मजबूत है। इसीलिए एग्जाम्स में और इकोनॉमिक एनालिसिस में इस पर इतना फोकस किया जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सब कुछ शानदार तो है, पर आगे का रास्ता उतना आसान नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO है, उसने एक चेतावनी जारी की है। उसका कहना है कि 2026 में ग्लोबल ट्रेड की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से धीमी पड़ जाएगी। ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मंदी का अंदाज़ा आप इन नंबर्स से लगाइए। 2025 में जहां ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ 2.4% रहने का अनुमान था, वहीं 2026 के लिए ये अनुमान घटकर सिर्फ 0.5% रह गया है। ये बहुत बड़ी गिरावट है और इसका सीधा मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए आगे का माहौल काफ़ी मुश्किल होने वाला है। पहली चुनौती है दुनिया भर में बढ़ता प्रोटेक्शनिज्म।
मतलब देश अपने बाजारों को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगा रहे हैं, जैसे अमेरिका के टैरिफ या फिर यूरोपियन यूनियन का सीबीएम। ये सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हमारे लिए एक नई मुश्किल है। इसके तहत अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा कार्बन निकलता है तो उस पर यूरोप में एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। इससे हमारे स्टील, एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स वहां के बाजार में महंगे हो सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है सप्लाई चेन के रिस्क। दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है और एनर्जी के लिए हमारी मिडिल ईस्ट पर जो निर्भरता है, ये दोनों चीजें कभी भी प्रोडक्शन और शिपिंग की लागत बढ़ा सकती हैं। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को सीधे सीधे नुकसान हो सकता है। और तीसरी चुनौती है बढ़ता हुआ कंपटीशन। वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश, खासकर टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर में जहां बहुत ज्यादा लेबर लगती है, हमें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो अपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बनाए रखना अब और भी मुश्किल होता जाएगा। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं और भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारी कुछ बड़ी ताकतें हैं, जैसे हमारा बहुत मजबूत सर्विसेज सेक्टर और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी कमजोरियां भी हैं, जैसे ग्लोबल स्लोडाउन और जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब भारत की कामयाबी इसी बात पर टिकी है कि वो अपनी इन ताकतों का इस्तेमाल करके इन बाहरी चुनौतियों से कैसे निपटता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या पूरी दुनिया में फैली इस मंदी के बीच भारत सिर्फ अपने दमदार सर्विसेज सेक्टर के बलबूते एक सच्ची एक्सपोर्ट सुपर पावर बन पाएगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।